डायना गुस्से के साथ जले बाल के राख को देखते हुए कहती है, मैं युग और यामिनी को जलाकर इसी तरह खाक कर दूंगी। अपने अभी का बदला उन दोनों से लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी कसम है। डायना ने इतना कहा ही था कि तभी एक जोरदार हवा का झोंका खिड़की से अंदर आता है। वो हवा का झोंका इतनी तेज आया था कि सिर्फ डायना के बाल ही नहीं बल्कि कमरे के अंदर रखे हुए हल्के सामान भी हिलने लग गए थे। हवा का झोंका लगातार खिड़की से कमरे के अंदर आ रहा था, जिस कारण से बेडशीट कॉर्नर पर से उड़ने लग गई थी। खिड़की के पर्दे और भी सब चीजें अस्त व्यस्त हो रही थी। डायना तुरंत कुर्सी पर से उठती है और भागते हुए खिड़की के पास जाती है और खिड़की बंद करने लग जाती है। जब वो खिड़की बंद कर रही थी तो देखती है कि आसमान में सिर्फ एक जगह घने काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो काले बादल आत्माओं के काले साए के हों। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे जिस जगह पर काले बादल जमा हो रहे हैं वो जगह बंगला मुडा गांव है, वही जगह जहां पर ग्रेवयार्ड कोठी है। बादलों का घेरा एक ही जगह पर मंडरा रहा था। वहीं पर बार बार बिजलियां चमक रही थी। असल में बिजलियां सिर्फ चमक नहीं रही थी बल्कि बिजलियां उस जगह पर गिर रही थी। बिजली गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर किसी का भी दिल दहक जाए। बिजली हर 1-2 सेकंड में गिरते जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कोई युद्ध चल रहा हो, जिसके अग्निबाण बार बार बिजली के रूप में निकल रहे हो। डायना चमकती हुई बिजली और गरजते हुए बादलों को देखते हुए कहती है, ये क्या चीज है भला? सारे बादल एक जगह पर कैसे जमा हो गए? ऐसा तो तभी होता है जब कोई काली शक्तियों का आवाहन करता है, पर ये आवाहन की तरह तो लग नहीं रहा, क्योंकि ना ही आज कोई अमावस्या है न पूर्णिमा। फिर ये सब आखिर हो क्या रहा है आसमान में? डायना एकटक नजर से आसमान में चमकती हुई बिजली को ही देखे जा रही थी। डायना चमकती हुई बिजली की आवाज को गौर से सुनते हुए कहती है, ये आवाजें तो वैसी ही आवाजें हैं जैसी तब आती थी जब दो शक्तियों का आमना सामना होता है। इस वक्त भला किसका आमना सामना हो रहा होगा? डायना आसमान में चमकती बिजलियों को देखते हुए ये सब सोच ही रही थी कि तभी अभिमन्यु की बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है, युग युग युग। जैसे ही डायना के कानों तक अभिमन्यु की आवाज पहुंचती है, डायना तुरंत पीछे पलटती है और देखती है कि अभिमन्यु को होश आने लग गया था। डायना भागते हुए अभिमन्यु के पास जाती है और अभिमन्यु से हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, तुम्हें होश आ गया अभी? तुम ठीक हो ना? अभिमन्यु धीरे धीरे बड़बड़ाता है, युग युग युग। डायना चिढ़ते हुए मन में सोचती है, बताओ इतना सब कुछ हो गया पर तब भी इस लड़के को अपने दोस्त की पड़ी है। उठते से ही युग के बारे में पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे बारे में भी कुछ सोच ले। अभिमन्यु अपना सिर दाएं बाएं घुमाते हुए फिर कहता है, युग युग युग। डायना अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहती है, युग को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है अभी और वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। तुम अपनी फिक्र करो, समझे? और तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम भी आराम करो उसकी फिक्र छोड़कर। जैसे ही अभिमन्यु सुनता है कि युग एकदम ठीक है तो वो शांति के साथ लेट जाता है और कुछ नहीं बोलता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो युग के लिए ही होश में आया हो। डायना भी कुछ नहीं बोलती है, बस अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते रहती है। 15 मिनट पहले इस तरफ युग अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा हुआ था। खिड़की खुली हुई थी जिससे लगातार हवा के झोंके कमरे के अंदर आ रहे थे, जो उसके बाल और कपड़े को बिखेर रहे थे। पर उन हवाओं के झोंकों का युग पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। असर पड़ता भी कैसे? जिस शख्स का जीवन खुद बिखरा रहता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाल और कपड़े किस हालत में है। युग खिड़की के पास खड़े होकर गहरी सोच में खोया हुआ था। युग एकटक नजर से आसमान में मंडराते काले बादलों को देखे जा रहा था। युग के कमरे से भी वैसा ही नजारा दिख रहा था जैसा डायना को उसके कमरे की खिड़की से दिख रहा था। बस यहाँ पर फर्क इतना था कि अभी बिजलियां चमकनी शुरू नहीं हुई थी। सारे काले बादल एक ही जगह पर जमा हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर काले बादलों का बवंडर बना हुआ था, पर युग ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था। वो अपने में ही खोया हुआ था। युग की आंखों के सामने वो पल गुजर रहे थे जब यामिनी ने युग के दोस्तों को हवा में लटका दिया था और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। उसे वो पल याद आ रहे थे जब यामिनी उसे छोड़कर जाने को कह रही थी, उसके प्यार का मजाक उड़ा रही थी। उन पलों को याद करके युग के अंदर का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो प्यार जो युग के दिल में यामिनी के लिए था, वो प्यार नफरत में बदलने लग गया था। देखते ही देखते युग के हाथ में जो 4 निशान बने हुए थे, उनमें से जो दूसरा निशान जो आग का बना हुआ था, वो निशान लाल होने लग जाता है। जैसे जैसे युग के अंदर यामिनी के लिए गुस्सा बढ़ते जा रहा था, वो निशान भी और ज्यादा लाल होते जा रहा था।
पहले वो निशान आग के गोले की तरह लाल होता है और उसके बाद युग का पूरा हाथ, और देखते ही देखते युग का पूरा बदन लाल होने लग जाता है। उसका बदन आग की भट्टी की तरह तपने लग जाता है। पर युग को इस चीज का बिल्कुल भी आभास नहीं था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस वक्त यामिनी को याद करने में था। उसने उसके साथ जो किया था। जैसे जैसे युग के दिल में यामिनी के लिए नफरत बढ़ते जा रही थी, उसका बदन भी गर्म होते जा रहा था। युग कसकर अपनी मुट्ठी भींच लेता है और अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकालते हुए आसमान की ओर देखते हुए चीखता है, यामिनी। जैसे ही युग चीखता है, आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली कहीं पास ही गिरी हो। इसी के साथ साथ आसमान में लगातार बिजलियां चमकने लग जाती हैं। युग की चीख निकलने के साथ ही उसके हाथ का निशान भी नॉर्मल होने लग जाता है। युग गुस्से के साथ खुद से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया यामिनी? क्यों? मुझे धोखा क्यों दिया? क्या कसूर था मेरा? यही कि मैं तुमसे प्यार करता था। तुमने मुझे धोखा दिया यामिनी। तुम मेरा साथ छोड़कर कैसे जा सकती हो? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए अपने दोस्तों से लड़ा, उनके खिलाफ गया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे ही दोस्तों को मेरे ही सामने अपना हथियार बना लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा यामिनी, कभी माफ नहीं करूंगा। जैसे जैसे युग यामिनी का गुस्सा अपने दिल से बाहर निकालते जा रहा था, उसकी बॉडी का लाल रंग और टेम्परेचर भी कम होते जा रहा था। युग फिर खुद से बोल पड़ता है, तुमने कहा हम साथ रहेंगे, अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे जहां पर सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। क्या हुआ उस वादे का? वो वादे भी तुम्हारे प्यार की तरह झूठे ही निकले। तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं यामिनी। अगर कभी प्यार किया होता तो मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जाती। तुम अपने मतलब के लिए मेरे पास आई थी ताकि मैं तुम्हारा शरीर ढूंढ सकूं, और जैसे ही तुम्हारा मतलब पूरा हुआ तुम मेरा साथ छोड़कर चली गई। तुम मतलबी हो यामिनी, बहुत मतलबी। तुम दगाबाज हो यामिनी, जिसे प्यार का मतलब ही नहीं पता। दगाबाज नहीं, तुम डायन हो, डायन। युग के दिल में यामिनी के लिए नफरत कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी। वो बार बार यामिनी को कोसते जा रहा था, खुद से सवाल पूछ रहा था कि आखिर यामिनी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसे धोखा दिया। प्यार होता ही ऐसा है, हम करते एक बार है और पछतावा उस पर उम्र भर रहता है। युग सारी रात यामिनी को कोसते रहता है, पर उसके दिल में यामिनी के लिए गुस्सा कम होने की जगह बढ़ते जा रहा था। वो शांति नहीं हो रहा था। इंसान को ना प्यार करने में देर लगती है, न उस प्यार को नफरत में बदलने में, और एक वक्त पर वही प्यार इतनी नफरत में बदल जाता है कि हमें प्यार के नाम से ही नफरत होने लग जाती है, जो इस वक्त युग को होने लग गई थी। यामिनी को कोसते हुए ही कब उसकी आंख लग गई उसे खुद पता नहीं चल पाया था। सुबह हो गई थी। कायर बिंदु की दुकान पर बैठा हुआ था और बिंदु ठीक उसके सामने बैठी हुई थी। दोनों के सामने चाय के कप रखे हुए थे, पर उसे छुआ अभी तक किसी ने नहीं था। कायर बिंदु से बात ही कुछ ऐसी कर रहा था कि बिंदु कायर की बातों में पूरी तरह खो गई थी। कायर ने बिंदु को सब कुछ बता दिया था जो भी 3-4 दिनों में उन लोगों के साथ हुआ था। कायर की बात सुनकर बिंदु की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे तो अभी भी कायर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। बिंदु कायर की सारी बात सुनने के बाद हैरानी के साथ कहती है, इसका मतलब इतने दिनों से जो हमारे साथ थी वो शालिनी नहीं बल्कि यामिनी थी। शालिनी के शरीर के अंदर यामिनी की आत्मा थी। कायर हामी भरते हुए कहता है, हाँ बिंदु। बिंदु फिर हैरानी के साथ कहती है, और वो जो यामिनी है वही यक्षिणी है। कायर 2-3 बार हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ बिंदु, यामिनी ही यक्षिणी है, वही यामिनी जिससे युग प्यार करता था। उसने हमें बताया था ना यामिनी के बारे में, बस हम ही यकीन नहीं करते थे। बिंदु अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, मैं तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कायर। कायर तुरंत कहता है, यही सच है बिंदु, जो भी मैंने बताया यकीन करो। बिंदु सोच में डूब जाती है। उसके लिए इतनी बड़ी बात हजम करना आसान नहीं था। कायर कुछ देर रुककर हिचकिचाते हुए बिंदु से कहता है, बिंदु एक बात पूछूं तुमसे? बिंदु बेफिक्र होकर कहती है, हाँ पूछो न कायर। कायर बिंदु से अपनी नजरें चुराते हुए धीरे धीरे कहता है, क्या तुमने सच में शालिनी को ग्रेवयार्ड कोठी में जानबूझकर भेजा था? बिंदु चिढ़ते हुए कहती है, तुम पागल हो रहे हो क्या कायर? ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी बिंदु ऐसी है जो अपने मतलब के लिए दूसरों की जान को खतरे में डाले, वो भी एक लड़की की? मुझे सच में पता नहीं था कि शालिनी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर पता होता तो भगवान कसम मैं उसे वहां पर कभी नहीं जाने देती, वहीं पर रोक लेती, चाहे उसके लिए वो मुझे मारने ही क्यों न लग जाती। बिंदु कायर की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम प्यार करते हो ना मुझसे, तो क्या तुम खुद फैसला नहीं ले सकते कि मैं कैसी हूँ? अब वो भी कोई और तय करेगा। एक बात बताओ,
तुम्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा है या उस यामिनी पर? कायर हड़बड़ाहट के साथ कहता है, तुम पर बिंदु, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं बस ऐसे ही। कायर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बिंदु उसे बीच में टोकते हुए कहती है, माना मुझे उस यक्षिणी से नफरत है क्योंकि उसने मेरे पिता को मुझसे छीना है और वो नफरत कभी खत्म नहीं होने वाली, मेरे मरते दम तक नहीं। पर उस यक्षिणी से बदला लेने के लिए मैं किसी और की जान को खतरे में डालने का सोच भी नहीं सकती, समझे तुम? बिंदु की बातों ने कायर को एकदम चुप कर दिया था। वो खामोश हो गया था। कायर बिंदु का हाथ थामते हुए कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बिंदु कैसी है। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिंदु बात को बदलते हुए कहती है, अभिमन्यु कैसा है अब कायर? कायर बिंदु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उसकी हालत अभी भी खराब ही है। होश तो आ गया था पर वो बेड से नहीं उठ पा रहा है। उसका सीधा कंधा काम नहीं कर रहा। डायना और अमोदिता उसका ध्यान रख रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। बिंदु तुरंत पूछती है, और युग कैसा है? कायर मायूसी के साथ जवाब देता है, प्रेमियों का प्रेमिकाओं के छोड़ के चले जाने के बाद जो हाल होता है वही हाल युग का भी है। उसने भी बाकी के प्रेमियों की तरह ही अपने आप को कमरे में कैद कर लिया है, अकेले रहना शुरू कर दिया है। अपने कमरे से बाहर ही नहीं आता। उसके कमरे से कुछ बाहर आता है तो वो है सिगरेट का धुआं। 2 दिन में ही बर्बाद कर लिया है उसने अपने आप को। एक तो हम अभिमन्यु को लेकर वैसे ही परेशान है, ऊपर से ये युग ने अलग से परेशान करके रखा हुआ है। बिंदु कायर का हाथ थामकर बड़े ही प्यार से कहती है, परेशान मत हो कायर, देखना सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। कहते हैं अच्छा होने से पहले बहुत बुरा होता है। शायद वही हम सबके साथ भी हो रहा है। मेरा मन तो बहुत है सबसे मिलने का, पर क्या करूं? माँ बुआ के घर गई है, दुकान पर कोई नहीं है। अकेले दुकान नहीं छोड़ सकती ना, वरना युग और अभिमन्यु से मिलने मैं खुद वहां आ जाती। कायर बिंदु को भरोसा दिलाते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो बिंदु, युग और अभिमन्यु का ख्याल रखने के लिए हम सब है ना। रात हो गई थी। हवेली में सभी लोग सो चुके थे सिवाय युग के। युग इस वक्त हवेली के बाहर खड़ा हुआ था और सिगरेट पी रहा था। कमरे के बाहर वो इसलिए आया था ताकि उसके दिमाग से यामिनी का ख्याल जा सके। लाख कोशिश करने के बाद भी वो यामिनी को भुला नहीं पा रहा था। उसका ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। हम किसी से आसानी से कह तो देते हैं कि उसे यूं भुला देंगे, पर उसे भुलाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। युग के दिल में यामिनी के लिए न नफरत कम हुई थी न गुस्सा। उसी का नाम लेते हुए वो एक के बाद एक सिगरेट पीते जा रहा था। युग सिगरेट पी ही रहा था कि तभी उसके पीछे डायना आकर खड़ी हो जाती है, पर युग को इस चीज का पता नहीं चलता है क्योंकि वो यामिनी को कोसते हुए सिगरेट पीने में डूबा हुआ था। डायना ने आंखों में सुरमा, माथे पर बड़ी सी काली बिंदी और एक लंबी सी चोटी गुथी हुई थी और उसकी चोटी नागिन की तरह लहरा रही थी। डायना आज पूरी डायन के रूप में थी। डायना युग को शातिर नजरों से देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, यही सही मौका है। युग अकेला है, मुझे अपनी चाल चल देनी चाहिए। अब होगा बदला एक डायन का यक्षिणी के प्रेमी से। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।